हेलो एवरीवन। सो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से दो लेंडर्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे, होम फर्स्ट फाइनेंस एंड इंडिया शेल्टर। दोनों के Q2 के रिजल्ट आए, कल कॉन कॉल भी हुआ, थोड़ी बहुत कमेंट्री भी चेंज हुई है। अब आगे का कैसा आउटलुक लग रहा है उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड इसके साथ में लेंडिंग स्पेस को लेकर के पोर्टफोलियो वाइज कैसा अप्रोच अभी हमें रखना चाहिए उस पर भी एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। सो होम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इनके Q2 के नंबर्स अगर हम देखें तो 26% की ग्रोथ है कंपनी के AUM के अंदर, लोन बुक के अंदर। अब ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है होम फर्स्ट का जहां पे इनकी लोन बुक ग्रोथ लेस देन 30% आई है। पहले ये 32-33% से ग्रो करते थे। गाइडेंस इनका अभी 27 से 30% के रेंज में है, लेकिन ये दोनों क्वार्टर्स में लेस देन 30% का ग्रोथ है। इससे भी जो थोड़ी और खराब चीज लग रही है वो है कंपनी का डिसबर्समेंट का नंबर। इस क्वार्टर में भी सिर्फ 10% की ग्रोथ है। पूरे साल का इनका टारगेट है 20 से 25% का। हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था, डिसबर्समेंट कंपनी की स्लो थी। Q4 के कंपैरिजन में Q1 में नेगेटिव ग्रोथ थी डिसबर्समेंट के अंदर। मैनेजमेंट का कहना था कि लगभग 200 करोड़ का डिसबर्समेंट उन्होंने मिस किया है कुछ प्रोडक्टिविटी इशू की वजह से, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में उसको वो कवर अप कर लेंगे और अगले क्वार्टर से ग्रोथ पिकअप करेगी। बट इस क्वार्टर में वापस से आप देखोगे तो एवरेज ही ग्रोथ है, 9-10% के आसपास की ग्रोथ है। ग्रॉस एनपीए इस कंपनी का मुझे आई थिंक 3 साल हो गए इसको ट्रैक करते हुए, एंड मैंने ये हाईएस्ट एनपीए का नंबर देखा है इनका 1.9% का। अदरवाइज एवरेज आप देखोगे तो 1.6-1.7% के बीच में रहता था। तो ये वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। स्प्रेड में इंप्रूवमेंट है। स्प्रेड इस कंपनी का 5.1% चला गया था, लेकिन इस क्वार्टर में 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखा है। ओपेक्स टू एसेट भी कंपनी का इंप्रूव हुआ है, यानी कि 100 रुपए का एसेट अगर मैं बना रहा हूं तो कितना खर्चा करना पड़ रहा है, तो इसमें भी कंपनी की इंप्रूवमेंट हुई है। डीपीडी का बढ़ रहा है एज यूजुअल, आप देखोगे ग्रॉस एनपी भी बढ़ा है, डीपीडी 30+ भी बढ़ा है। प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी है, 43% का ग्रोथ है, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है इस कंपनी को। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 11% की ग्रोथ है पैट के अंदर। आरओई भी इंप्रूव हुआ है कंपनी का, बट आरओई आप देखोगे अभी 13% है। इन्होंने 2 क्वार्टर पहले आई थिंक फंड रेजिंग करी थी, तो जिसकी वजह से आरओई नीचे हो गया। अदरवाइज 16-17% के आसपास आरओई ये कंपनी बना रही थी उससे पहले। ना और कुछ इनके इश्यूज देखें स्पेसिफिकली। एक तो अगर आप इनका ग्रोथ का कैगर देखोगे लास्ट 2-3 साल का, तो जैसे हमने बात करी कि कंपनी मोर देन 30% से ग्रो करती थी, अब ग्रोथ कंपनी का 26-27% के आसपास आ गया है। एक और जो इशू लगता है वो है इनका बीटी आउट रेट। इस क्वार्टर में 7.6% का बीटी आउट है। बीटी आउट मतलब कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपके कस्टमर को लेके जा रहे हैं, तो उससे एक तो आपका लोन बुक भी अफेक्ट होता है, दूसरा इंटरेस्ट अर्निंग एसेट आपका चला गया तो इंटरेस्ट इनकम पे भी इंपैक्ट पड़ता है। ये नंबर आई थिंक मैंने Q3 ऑफ FY25 में इनका देखा था 7% के आसपास, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट 8% टच कर रहा है, तो ये भी एक थोड़ा सा कंसर्न है कंपनी के लिए। देन इनका स्प्रेड क्यों इंप्रूव हुआ? बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरिंग आप देखोगे 8.4% से 8.1% हो गया, तो मेरा बोरोइंग कॉस्ट कम हो गया जिससे मेरे स्प्रेड को एडवांटेज मिल गया, उसमें इंप्रूवमेंट है। बाउंस रेट एक और कंसर्न है होम फर्स्ट का। आप हिस्टोरिकली देखोगे ना, तो पहले ये 13-14% होता था, फिर 14-15% हुआ, 15-16% हुआ। अब इस मंथ में आप देखोगे तो 17% से ज्यादा का बाउंस रेट है। मतलब कि कस्टमर फर्स्ट ईएमआई कितना मिस कर रहा है, तो इस अक्टूबर के मंथ में 17% से ज्यादा का नंबर है ये, तो ये भी थोड़ा सा कंसर्न है। कलेक्शन एफिशिएंसी ओवरऑल तो उतने उसके आसपास ही है, लेकिन लास्ट 1-2 क्वार्टर में थोड़ा सा 1% का इसमें डिप देखने को मिला है। और वही रीजन है कि हम DPD1 का नंबर देखें या 30+ का नंबर देखें, दोनों में इंक्रीज है। एक तो होता है जैसे हमने SBFC को डिस्कस किया था कि उनका DPD का नंबर जरूर बढ़ रहा है, लेकिन एनपीए कंट्रोल में, मतलब कस्टमर एक ईएमआई 2 ईएमआई मिस कर रहा है पर एनपीए में नहीं कन्वर्ट हो रहा। इनके साथ में पिछले 2 क्वार्टर में क्या हो रहा है ना कि डीपीडी भी बढ़ रहा है, डीपीडी 30+ भी बढ़ रहा है, और ग्रॉस एनपीए भी हर एक क्वार्टर में इंक्रीज होता जा रहा है, 1.7 से 1.8, 1.8 से 1.9। तो ये एक छोटा सा ना मतलब कंसर्न रेज कर रहा है कंपनी की एसेट क्वालिटी को लेकर के। बाकी अर्निंग्स अगर हम देखें तो जैसे हमने डिस्कस किया, ग्रोथ अच्छी है। पीपीओपी आप देखोगे लगभग 50% से ग्रो किया है। अब वैसे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे आप देखो 50% का अगर पीपीओपी ग्रोथ है तो पैड ग्रोथ आपका मोर देन 50% से होना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का 3 टाइम इंक्रीज हो गया वाई लेवल पे। तो क्रेडिट कॉस्ट जब आपका इतना ज्यादा बढ़ गया तो पैड ग्रोथ आपका उस रेट से नहीं बढ़ पाया, वरना इसमें हमको इससे भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती। ये ओवरऑल नंबर्स हैं होम फर्स्ट के। अब अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स देखोगे ना कि लोन बुक 26% से ग्रो करी है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, प्रॉफिट में 43% की ग्रोथ है, तो ये देख करके लगता है रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। बट एक्चुअली में नंबर्स अच्छे नहीं है, ये नंबर्स खराब है। खराब इसीलिए है बिकॉज 2 क्वार्टर हो गया ये और कंपनी का डिसबर्समेंट का नंबर पिकअप नहीं कर रहा। दूसरा, एसेट क्वालिटी में इशू कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। डीपीडी चाहे आप 1+ बकेट देखो, 30+ बकेट देखो,
ग्रॉस एनपीए देखो, उसमें भी कंपनी की इंक्रीज देखने को मिल रहा है पिछले दोनों क्वार्टर्स में। इनफैक्ट डिसबर्समेंट में तो इन्होंने लास्ट क्वार्टर में गाइडेंस दिया था कि हमारा डिसबर्समेंट पिकअप करेगा, लेकिन उसके बाद भी इस क्वार्टर में स्लो डाउन है। तो कोई भी लैंडर में अगर आप ये दोनों तीनों चीजें एक साथ देखते हो ना, तो आपको प्रॉफिट नहीं देखना उस टाइम पे कि इस क्वार्टर में प्रॉफिट का क्या ग्रोथ है या आरओई का नंबर क्या है, आरओए का नंबर क्या है, बिकॉज वो पास्ट है। आप फ्यूचर के बेसिस पे देखोगे ना, तो अगर ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं और एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है, इसका मतलब बिजनेस के फ्यूचर पे थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन मार्क है कि आने वाले क्वार्टर्स उनके कैसे रह सकते हैं। मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही है? सो मैनेजमेंट का कहना है, एक तो ये जो इनका वो था अक्टूबर में जो 17% का इनका जो बाउंस रेट हुआ है, तो ये कहना है इनका फेस्टिवल्स की वजह से हुआ है। हॉलीडेज वगैरह थोड़े से ज्यादा थे तो कस्टमर की रीपेमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मंथ के एंड तक इन्होंने इसको रिकवर कर लिया है। तो अभी वाला जो ये अक्टूबर का जो नंबर है, ये इनका कहना है नॉर्मलाइज हो गया, इसमें इतना एज सच बड़ा इशू नहीं है। बाकी ओवरऑल एसेट क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, डीपीडी क्यों कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं? तो एक तो माइक्रो फाइनेंस, एमएसएमई, इसमें इशू है। माइक्रो फाइनेंस में आप देखो तो क्रेडिट का जो टैप है वो बहुत टाइट कर दिया गया है। पिछले एक साल में जो इंडस्ट्री का एयूएम 4,30,000 करोड़ था, अभी वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। तो मतलब वहां पे लोन दिया ही नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है उधर। तो जो माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर्स हैं उनको बिल्कुल वो प्रॉब्लम देखना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। फिर अभी हम कुछ क्वार्टर से एमएसएमई, जो स्मॉल टिकट साइज एमएसएमई है, उसमें भी इश्यूज देख रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो ये चीज न्यू नहीं है। माइक्रो फाइनेंस का इशू तो पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है और होम फर्स्ट उसको अच्छे से मैनेज करता आ रहा है। अभी स्पेसिफिकली क्यों इनके लास्ट 2 क्वार्टर से ये प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोला कि माइक्रो फाइनेंस एमएसएमई का प्रॉब्लम तो था, लेकिन इसको और ज्यादा इंपैक्ट कर दिया है टैरिफ के इशू ने। जितने भी लैंडर्स को अभी तक हमने डिस्कस किया है ना, होम फर्स्ट की मैनेजमेंट पहली मुझे दिखी है जिन्होंने कॉन कॉल में टैरिफ को इतना ज्यादा हाईलाइट किया या टैरिफ की बात करी है कि उससे इनके एसेट क्वालिटी पे ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अदरवाइज बहुत सारे लैंडर्स को, इवन कुछ एमएसएमईज को, एसबीएफसी को भी पूछा गया कि आपके जो एमएसएमई बोरोवर्स हैं टैरिफ की वजह से उनके बिजनेस पे कुछ इंपैक्ट पड़ा होगा, तो क्या वहां से एसेट क्वालिटी पे कोई इशू हो रहा है? किसी भी लैंडर ने अभी तक इसको हाईलाइट नहीं किया था। होम फर्स्ट ने इस कॉन कॉल में कम से कम 3 से 4 बार इस चीज को बोला है कि माइक्रो फाइनेंस एमएसएमई का प्रॉब्लम था, लेकिन टैरिफ ने उसको और ज्यादा इंपैक्ट कर दिया है। अगर आपको लास्ट क्वार्टर में याद होगा जब हमने डिस्कस किया था होम फर्स्ट को, तो इनके ना कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया हैं, जैसे एक सूरत है, कोयम्बटूर है, त्रिपुरा है, ये 3-4 ऐसे एरियाज हैं जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं एसेट क्वालिटी के ऊपर। तो इनका कहना है इस क्वार्टर में सूरत के अंदर थोड़ी रिकवरी हुई है, लेकिन कोयम्बटूर हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया और साउथ के जो कुछ ऐसे एरियाज हैं वहां पे अभी भी हमारा चैलेंज चल रहा है, वहां पे अभी भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है क्यों? क्योंकि कोयम्बटूर में आपका वो टेक्सटाइल का हब है, टेक्सटाइल कंपनीज बहुत सारी है वहां पे, गारमेंट्स कंपनीज बहुत सारी है, तो वहां पे एक्सपोर्ट पे आपका बैन लग गया, टैरिफ इशू लग गया, तो वहां से जो कस्टमर्स है उनको इंपैक्ट हो रहा है। फिर सूरत में आपका वो डायमंड ज्वेलरी वो एक्सपोर्ट किया जाता है, वहां पे भी टैरिफ का इंपैक्ट है, उसकी वजह से भी इनको ये इशू फेस करना पड़ रहा है। अब इनके अगर आप कस्टमर मिक्स देखोगे ना, तो ये कंपनी सैलरीड कस्टमर्स को ज्यादा लोन देती है। वैसे 68 से 70% जो इनका कस्टमर प्रोफाइल है वो सैलरीड कस्टमर है, और इस इंडस्ट्री में सैलरीड कस्टमर्स को सेफ माना जाता है। लेकिन इनका जो सैलरीड कस्टमर है वो फॉर्मल ग्रुप में नहीं आता, जैसे कोई कॉर्पोरेट या एमएनसी में तो जॉब करते नहीं है, वो इनफॉर्मल कैटेगरी के, जैसे फैक्ट्री वगैरह हो गई, वर्कशॉप्स हो गया, उसमें वो जॉब करते हैं, लेबर वाले कैटेगरी के उसमें आते हैं। अब जब आपका ये टैरिफ वगैरह लगा है, तो ये जितनी भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, ये सबसे पहले लेबर को या तो निकाल रही हैं अपने वहां से, फैक्ट्री वगैरह से ले ऑफ हो रहा है, या फिर उनकी जो सैलरी है वो थोड़ा सा लेट मिल रहा है, सैलरी कट होकर के मिल रही है। तो एक तरीके से ना उनके कैश फ्लो पे इंपैक्ट है। ये इनकी मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर में भी बताया था सूरत वाले इशू को हाईलाइट करते हुए, तो वो इस क्वार्टर में और बढ़ गया है टैरिफ की वजह से। सो इसीलिए कंपनी कह रही है कि हमको रिकवरी में प्रॉब्लम आ रहा है। और इनको पूछा गया कि ये सारा जो इशू है ये ज्योग्राफिकली और भी किसी स्टेट में देखा गया है, तो मैनेजमेंट ने बिल्कुल इस पे क्लियर बोला है कि और किसी भी स्टेट में नहीं देखा गया है, सिर्फ ये जो कुछ 3-4 एरियाज हैं वहां पे ऐसा हमको मेन चैलेंज देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से रिकवरी में प्रॉब्लम आ रही है। आगे का आउटलुक क्या है? तो मैनेजमेंट का बोलना है क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस तो हमने मेंटेन रखा है 30 से 40 बेसिस पॉइंट, लेकिन एक इन्होंने इसमें अगर आप कमेंट्री सही से समझो तो उनका कहना है कि हम 40 बेसिस पॉइंट को लेके ज्यादा कॉन्फिडेंट है, मतलब हमारा क्रेडिट कॉस्ट 40 बेसिस पॉइंट के आसपास रहेगा। हमने डीसीबी बैंक को डिस्कस किया था, उनकी मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है 45 बेसिस पॉइंट से 55 बेसिस पॉइंट का, लेकिन हम कॉन्फिडेंट है कि लेस देन 45 बेसिस पॉइंट पे हमारा क्रेडिट कॉस्ट रहेगा। तो दोनों कमेंट्री आपको क्या दिखा रही है? एक तरीके से आप बोलोगे कि गाइडेंस के आसपास ही दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो लैंडर है होम फर्स्ट, ये हायर रेंज के ऊपर है, यानी कि मैनेजमेंट यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे चल के शायद हमारा क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, तो वो हायर रेंज पे ही रहेगा।
दूसरा जो लेंडर है वो कॉन्फिडेंट है कि एसेट क्वालिटी हमारी और बेटर हो जाएगी, तो गाइडेंस से और बेटर करने का एक्सपेक्टेशन है। तो ये आपको दोनों लेंडर का एक तरीके से कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। सो ये सारा इशू है होम फर्स्ट के ऊपर। अभी इनका कहना है कि नेक्स्ट 3 से 4 मंथ्स हमको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, काफी ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर इन सारी चीजों को रिकवर करने के लिए। एंड जो पुराना हमारा एसेट क्वालिटी का नंबर था ना, उसको अचीव करने में हमको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो मतलब नियर टर्म इतना अच्छा नहीं है होम फर्स्ट का एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि जो हमारे फ्रेश स्लीपेजेस हो रहे हैं ना, मतलब Q1 में जो फ्रेश कस्टमर जिन्होंने अपनी ईएमआई मिस करी है, वो कस्टमर बहुत फास्ट रेट से हायर बकेट की तरफ जा रहे हैं। ये काफी सीरियस कंसर्न होता है किसी भी लेंडर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आज ईएमआई अपनी मिस करी है। अब इन जनरल क्या होता है सिक्योर्ड इंडस्ट्री में कि अगर मैंने आज ईएमआई मिस करी है तो मैं 1 वीक के बाद या मैक्सिमम 2 वीक के बाद उसको रीपे कर दूंगा, तो मैं नॉर्मल कैटेगरी में आ गया। लेकिन जब ऐसा हो, मतलब आपका एक ईएमआई मिस हुआ, फिर आप 30 प्लस में जा रहे हो, 60 प्लस में जा रहे हो और एनपीए में जा रहे हो, जैसे हमने इनके ये चार्ट में भी देखा, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा है, आपको लेंडर को एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ेगा। तो वो चीज हो रही है होम फर्स्ट के साथ में। मतलब ये अपने कस्टमर्स को बकेट में कंटेन नहीं कर पा रहे हैं जो एसबीएफसी कर पा रहा है, तो वो थोड़ा सा इनके लिए ज्यादा चैलेंज बना हुआ है। इसीलिए कंपनी कह रही है नेक्स्ट 3-4 मंथ्स हमको इसमें काफी एफर्ट डालना पड़ेगा। और डिसबर्समेंट का जो हम नंबर देख रहे हैं इनका कि ग्रो नहीं कर रहा, वो भी मैनेजमेंट कह रहा है कि हम डेलिबरेटली उसको ग्रो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है अभी, एंड हमको बहुत सारे एरियाज में मतलब लोन देने में अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहा। तो हमने अंडर राइटिंग अपना जो क्राइटेरिया है उसको भी स्ट्रॉन्ग किया है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने कोई स्पेसिफिक गाइडेंस ही नहीं दिया डिसबर्समेंट का। पहले तो इन्होंने बोला था कि पूरे साल में आई थिंक 6,500 करोड़ के आसपास का डिसबर्समेंट करेगी कंपनी, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि कोई स्पेसिफिक नंबर अभी हम गाइड नहीं करेंगे। Q3 एक बार चला जाए उसके बाद कंपनी फिर देखेगी कि Q4 में किस तरीके का ये आउटलुक देंगे। तो ये थोड़ा सा आपको दिखाता है कि मतलब चीजें इतनी अच्छी नहीं है। मतलब आप कमेंट समझ के आइडिया लगा सकते हो कि मैनेजमेंट क्या फील कर रहा है बिजनेस के शेप में। 1-2 क्वार्टर पहले ये बिजनेस सबसे बेस्ट शेप में था, कंसिस्टेंट 30-35% के आसपास की ग्रोथ थी, आरओई बहुत अच्छा था, फंड रेज किया कंपनी ने, एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल थी। अब आप देखोगे तो टोन से आपको समझ में आ जाता है कि उतनी अच्छी चीजें नहीं है इस लेंडर के लिए, और मैनेजमेंट खुद भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है एटलीस्ट नियर टर्म को लेते हुए। हाँ, सिक्योर लेंडर है और होम फर्स्ट का ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत सीरियस चैलेंज तो नहीं आना चाहिए, बट स्टिल नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर जो हैं वो इतने अच्छे नहीं है होम फर्स्ट के लिए। प्लस ग्रोथ के ऊपर भी, लोन बुक ग्रोथ के ऊपर भी इनका कहना है कि 25% प्लस का हमारा ग्रोथ का टारगेट है। और इनको पूछा गया कि आप पास में 30% पे ग्रो करते थे, तो एक बार जब आपकी एसेट क्वालिटी अगर इशू रिजॉल्व हो जाता है Q3 में या Q4 में, तो क्या आप वापस 30% पे ग्रो करने को लेकर के कॉन्फिडेंट हो? सो मैनेजमेंट का कहना है कि अभी उसके ऊपर हम गाइड कर ही नहीं सकते, नियर टर्म में हमारा फोकस है एसेट क्वालिटी। सो एक बार ये इशू हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, देन हम देखेंगे कि और ग्रोथ को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो अभी ये 25% प्लस ग्रोथ को लेकर ही मैनेजमेंट जो है वो गाइड कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं होम फर्स्ट की। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव्स आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग कंपनी की और कम हो सकती है। मतलब मार्च एंड तक इनका टारगेट है कि बिलो 8% आ जाएगा कॉस्ट ऑफ बोरिंग। ओपेक्स टू एसेट भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट उसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह कंपनी यूज कर रही है, तो उससे पीपीओपी को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन लोन बुक ग्रोथ हुआ, क्रेडिट कॉस्ट का नंबर हुआ, एसेट क्वालिटी का नंबर हुआ, ये सारी चीजें अगर हम देखें तो इतनी अच्छी नहीं है। तो वो जैसे आप सुनते हो ना मीडिया में या वो ब्रोकरेज में, जो कोई ब्रोकर अपना रिपोर्ट निकालता है किसी कंपनी पे कि मैनेजमेंट के नंबर्स अच्छे हैं बट वीक कमेंट्री है, तो वो वही वाली कमेंट्री है होम फर्स्ट की भी। नंबर्स ओवरऑल देखेंगे तो अच्छे हैं, लेकिन कमेंट्री काफी वीक है मैनेजमेंट की अगर हम बिजनेस के आगे के आउटलुक की बात करें। तो ये केस बनता है होम फर्स्ट का। अब यहाँ पे क्या है ना कि मैं प्राइस टू बुक देख करके कोई डिसीजन नहीं ले सकता, स्पेशली लेंडिंग बिजनेसेस के अंदर, क्योंकि प्राइस टू बुक आपको देखिएगा 3 का है और लोन बुक ग्रोथ 25% पे चल रही है, आरओई यहां से इंप्रूव करेगा, तो वो देख करके हम डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है और डिसबर्समेंट पे लेंडर जो है वो रोक लगा रहा है, तो उसका मतलब है कि वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आप डिफरेंस समझो। यहाँ पे हमने 5 स्टार को भी डिस्कस किया, होम फर्स्ट को भी डिस्कस किया। नंबर वाइज आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा होम फर्स्ट बहुत बेटर है, जो कि ठीक है, लेकिन 5 स्टार जो है वो अपना वर्स्ट देख चुका है, वो वहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। होम फर्स्ट जो है इसके लिए अभी अनसर्टेनिटी बड़ी है। हो सकता है अगले क्वार्टर में कंपनी का इंप्रूवमेंट हो जाए, लेकिन इसके भी चांसेस ज्यादा हैं और इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी अभी उसी की ज्यादा लग रही है कि चीजें नॉर्मल करने में इनको एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर का टाइम लगेगा एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। तो मतलब जब तक एसेट क्वालिटी ठीक नहीं होती ना, तब तक अननेसेसरी का वहां घुसने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। तो वही है होम फर्स्ट के ऊपर, बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर पे, इंडिया शेल्टर फाइनेंस। तो ये प्लेयर तो कंसिस्टेंटली हम हर एक क्वार्टर में देखते हैं, बाकी सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को आउट परफॉर्म करता है। सो Q2 में अगर हम देखें तो कंपनी की जो लोन बुक है उसमें 31% की ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% से कंपनी का AUM ग्रो किया है। डिसबर्समेंट ग्रोथ इनका भी स्लो है,
12% से डिसबर्समेंट ग्रो किया है कंपनी का, बट पैट में अच्छी ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इनको भी, 35% की ग्रोथ है। देन आरओई कंपनी का 17% हो गया है। जब हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था 12-13% का आरओई था, अभी आप देखोगे हर एक क्वार्टर में इंप्रूव होकर 17% हो गया है। एप्टस का आई थिंक सबसे हाईएस्ट है आरओई इस इंडस्ट्री में, 20% के आसपास, लेकिन जिस तरीके से इंडिया शेल्टर परफॉर्म कर रहा है बहुत जल्दी उसके आसपास पहुंच जाएगा। देन इनका अगर हम एसेट क्वालिटी वाला पार्ट देखें तो आपको ना थोड़ा थोड़ा एसबीएफसी वाला केस दिखेगा। इनका ग्रॉस एनपीए स्टेबल है 1.2 से 1.2%, लेकिन डीपीडी का नंबर इनका भी बढ़ रहा है। ये Q4 में था 3.1%, अभी आप देखोगे तो 4.7% हो गया है। लेकिन एक चीज क्या जो कॉन्फिडेंस देती है इंडिया शेल्टर के ऊपर, कि हमने लास्ट ईयर भी इनका ये केस देखा था, पिछले साल भी इनका Q1 से Q2 में डीपीडी बढ़ गया, फिर Q2 से Q3 में डीपीडी बढ़ गया, लेकिन मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोला कि हम इसको रिकवर कर लेंगे, मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दिखाया और Q4 में डीपीडी वापस से इंप्रूव हो गया। ग्रॉस एनपीए भी आप देखोगे ब्रॉडर लेवल पे बिल्कुल स्टेबल है, 1.2-1% के आसपास इनका ग्रॉस एनपीए रहता है। कलेक्शन एफिशिएंसी में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 98 से 99% का कलेक्शन एफिशिएंसी आया कंपनी का। देन इनका भी सेम होम फर्स्ट की तरह जो बोरोइंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फंड, वो भी लास्ट 2 क्वार्टर से इंप्रूव हो रहा है। स्प्रेड के नंबर भी हमको इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। प्लस अगर इनका अर्निंग का नंबर हम देखें इस क्वार्टर में, सो जो पीपीओपी ग्रोथ है वो 34% है, बिकॉज सेम एसबीएफसी की तरह इनको भी एडवांटेज मिल रहा है। ओपेक्स टू एयूएम इंडिया शेल्टर का भी इंप्रूव होता जा रहा है। और पैट में 35% की ग्रोथ है। अब इनका क्रेडिट कॉस्ट आप देखोगे तो वाई 22% से इंक्रीज हुआ है, बढ़ा जरूर है, लेकिन होम फर्स्ट का 3x इंक्रीज है ऑलमोस्ट, इनका 22% का इंक्रीज है। तो रेट ऑफ इंक्रीज अगर मैं देखूं ना तो उसमें बहुत बड़ा गैप है। दूसरा क्यू ऑन क्यू में देखूं तो इनका क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हुआ है और पैट ग्रोथ भी ओवरऑल ठीक है, वाई लेवल पे 35% की पैट ग्रोथ है। सो इंडिया शेल्टर के नंबर्स अगर मैं देखूं तो अच्छे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एसेट क्वालिटी डीपीडी जरूर बढ़ा है, लेकिन वो ग्रॉस एनपीए में कन्वर्ट नहीं हुआ। दूसरा क्रेडिट कॉस्ट आपका अभी भी नॉर्मल है, मतलब इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ अगर मैं वाई कंपेयर करूं, और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स अच्छे हैं कंपनी के। इनकी मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है आगे? सो एक तो इन्होंने माइक्रो एनवायरनमेंट पे बोला कि आरबीआई ने जिस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, प्लस जीएसटी का जो रेट कट हुआ है, ये सारे अच्छी चीजें हैं। एफएमसीजी नंबर्स का, कंपनीज का नंबर ग्रो कर रहा है, ऑटो कंपनीज का नंबर ग्रो कर रहा है, तो ये ओवरऑल लेंडिंग एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। हालांकि जब ये चीजें खराब भी थी ये कंपनी तब भी 30-35% से ग्रो करती थी, अब लेकिन इनको ओवरऑल एक सेक्टर का टेल विंड भी मिलेगा। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो बाउंस रेट है अभी, जैसे हमने होम फर्स्ट का डिस्कस किया, वो 20 से 22% चल रहा है एसेट क्वालिटी वाले पार्ट पे। लेकिन ये हिस्टोरिकली भी इसी रेंज में था, 20 से 22%। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इनका अभी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चैलेंज इनको देखने को मिल रहा है बाउंस रेट वाले पार्ट पे। डीपीडी नंबर इनका भी इंक्रीज हुआ है और लास्ट 2 क्वार्टर से हो रहा है। तो इस पे मैनेजमेंट का कहना है कि जो आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेस देख रहे हो ना माइक्रो फाइनेंस में, एमएसएमई में, तो एक रीजन तो उसका वही है, उसकी वजह से हमारा डीपीडी का नंबर बढ़ रहा है। दूसरा एक और रीजन इन्होंने हाईलाइट किया है, ये फ्लड वाला, मतलब जो ये मॉनसून गया है आपका Q2 का, जो हमने बार बार डिस्कस किया है कि इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस के नंबर्स आपको थोड़े से वीक लग सकते हैं। तो इंडिया शेल्टर ने थोड़ा सा उसको भी हाईलाइट किया कि उसका भी एक पार्ट था, और स्पेसिफिक अगस्त मंथ इन्होंने बोला है कि उसमें हमारी रिकवरी काफी स्लो रही है, रीपेमेंट कस्टमर्स की तरफ से काफी इफेक्ट हुआ है। तो ये मॉनसून एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से हमारा डीपीडी का नंबर बढ़ गया। अब होम फर्स्ट का जब हमने डिस्कस किया तो उन्होंने पूरे कॉन कॉल में कहीं पे भी मॉनसून, फ्लड, इसका कुछ भी उन्होंने मतलब कोई भी वो हाईलाइट नहीं किया कि उसकी वजह से कुछ इंपैक्ट हुआ हो। इसका मतलब क्या है कि होम फर्स्ट का जो इशू है वो मेनली टैरिफ की वजह से है, ये सीजनैलिटी वाला पार्ट नहीं है। उनके वहां पे सीरियसली कस्टमर जो है वो इंपैक्टेड हुए हैं। इनका जो ये हमको डीपीडी इंक्रीज होते हुए दिखा है, ये मेनली सीजनैलिटी की वजह से दिखा है, फ्लड की वजह से, मॉनसून की वजह से, अनसीजनल रेन की वजह से। तो इनका जो ये चीज है ये ज्यादा कंट्रोलेबल लगता है इन कंपैरिजन टू होम फर्स्ट। तो पहला पॉइंट तो ये बनता है। दूसरा, इनको भी ये पूछा गया कि आपके जो कस्टमर सेट है, अगर आप इनका कस्टमर प्रोफाइल देखोगे तो लगभग आई थिंक 75 या 80% ये कंपनी जो लोन देती है वो सेल्फ एम्प्लॉयड को देती है। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि लैंडिंग इंडस्ट्री में सैलरीड को ज्यादा सेफ माना जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड को ज्यादा रिस्की माना जाता है। प्लस अगर आप इनका लैप का पोर्टफोलियो देखोगे तो 40% लगभग जो इनका लोन बुक है वो लैप है, यानी ये बिजनेस लोन देते हैं। तो वैसे अगर हम देखें तो टैरिफ वाला केस इनके साथ में ज्यादा रिस्की बनता है, क्योंकि बिजनेस लोन दे रहे हैं ये कंपनी, उनके बिजनेसेस को ज्यादा इंपैक्ट पड़ना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट ने यहाँ पे बहुत अच्छे से ना अपने मॉडल को एक तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमारा आप कस्टमर मिक्स देखते हो तो वो जरूर 75% आपको लगता है लैप है, सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, और 40% हम लैब देते हैं। लेकिन हमारा जो ये बिजनेस लोन है ना, ये हमारे ये जो सेट ऑफ कस्टमर्स हैं 70-75%, ये सारे टियर 3 टियर 4 सिटी से आते हैं। और इनका जो बिजनेस है वो कोई ऐसी फैक्ट्री ये रन नहीं करते हैं, जैसे किसी की जनरल किराना स्टोर हो गया, कोई स्ट्रीट वेंडर है, कोई फ्रूट का शॉप है, कोई वेजिटेबल की शॉप है, कोई छोटा सा गराज वगैरह रन करता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, डेली एसेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं। अब मैक्रो लेवल पे कहीं पे वॉर हो रहा है, कहीं पे टैरिफ लग रहा है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है,
है, इसका इनके इनकम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये सारे कस्टमर जो हैं ये मेनली लोकल लेवल पे इनकम अर्न करते हैं, तो इनको मैक्रो से और इकोनॉमी से डायरेक्टली इनके इतना ज्यादा लिंक नहीं है। तो इसलिए कंपनी कह रही है कि टैरिफ का जो भी इशू चल रहा है वो हमारे सेट ऑफ कस्टमर्स को ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहा। उनकी इनकम डेली बेसिस पे आती है, वीकली बेसिस पे आती है, मंथली बेसिस पे आती है, सो वो बिल्कुल नॉर्मली अर्न कर रहे हैं। और ये जो थोड़ा बहुत डीपीडी का हमको स्पाइक देखने को मिला है, ये सीजनल है, ये लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी हुआ है, आने वाले सालों में भी होगा। कंपनी का कहना है हम आई थिंक 16-17 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, तो हर साल हम देखते हैं कि किसी एक दो पर्टिकुलर स्टेट में कुछ नया चैलेंज आता है। जैसे लास्ट ईयर इनको एमपी में आया था, इनकी जो लीडरशिप टीम है वो चली गई थी, फिर कंपनी वहां पे नई लीडरशिप टीम लेके आई। इस साल कंपनी को कुछ स्पेसिफिक एरियाज में रेन का थोड़ा सा इशू देखने को मिला है। तो मतलब इन्होंने कहीं पे भी ना ऐसा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेस जैसा कहीं पे भी हाईलाइट नहीं किया। इनका कहना है हमारा बिजनेस ठीक चल रहा है, और जो डीपीडी का नंबर बढ़ा भी है वो भी हम काफी कंफर्टेबल हैं कि इसको हम रिकवर कर लेंगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है, वही 50 बेसिस पॉइंट का इनका गाइडेंस होता है, वही इन्होंने मेंटेन रखा है। इनफैक्ट एक और चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इनको एक एनालिस्ट ने ना काफी स्मार्टली, मतलब इनको थोड़ा सा वो प्ले करने के लिए इनको ये भी पूछा कि जैसे बहुत सारे लेंडर्स आप देखोगे उन्होंने अपने ग्रोथ रेट को थोड़ा सा कट कर दिया ये एक्सटर्नल चैलेंजेस को देखते हुए। कई सारे लेंडर्स जो हैं उन्होंने यील्ड भी कम कर दिया है ताकि हम बेटर क्वालिटी कस्टमर्स के साथ में डील करें। इंडिया शेल्टर का यील्ड अगर आप देखोगे तो पूरी हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यील्ड इनका है, एप्टस को हटा के, एप्टस तो वो एसएमई बिजनेस लोन देता है, उसको एक्सक्लूड करके इनका यील्ड सबसे ज्यादा है। तो उनको भी बोला गया कि मतलब आप यील्ड यहाँ पे कम कर सकते हो ताकि आपका जो एक्सपोजर है वो बेटर क्वालिटी कस्टमर्स की तरफ जाए। ग्रोथ आप अभी 30% टारगेट कर रहे हो, उसको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए कट कर सकते हो ताकि आपका जो मतलब जो एसेट क्वालिटी है वो स्टेबल रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैनेजमेंट ने इसका क्या रिप्लाई करा कि ये जो इंडस्ट्री है ना इसमें हम लास्ट 10-15 ईयर से ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो सेल्फ इंडिविजुअल वाला जो हमारा कैटेगरी है, इन कस्टमर से हम लास्ट 10-15 ईयर से डील कर रहे हैं। एंड इससे भी बड़े बड़े क्राइसिस हमने देखे हैं, हमने कोविड का क्राइसिस देखा है, डिमोनेटाइजेशन का क्राइसिस देखा है, और भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हुए हैं। तो हमें हमारी कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि हमें कैसे अंडरराइट करना है, हमें इस कोहॉर्ट की बहुत अच्छे से समझ है कि इनका इनकम साइकिल किस तरीके से वर्क करता है। तो मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि ग्रोथ गाइडेंस कट करने को अभी हम बिल्कुल नहीं देख रहे, हमारा टारगेट 30 से 35% का है। और वापस इन्होंने हाईलाइट कर दिया कि ये 2 से 3 साल के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। यील्ड पे भी इनका कहना है कि बाकी जो लेंडर्स होंगे माइट भी वो अलग सेगमेंट में डील करते होंगे तो वो यील्ड वगैरह कम कर सकते हैं, लेकिन हम जिस सेगमेंट में डील कर रहे हैं हमारा यील्ड यही रहेगा। मतलब ना कंपनी यील्ड कट करने को देख रही है ना ग्रोथ कट करने को देख रही है। तो ये आपको ना बहुत बड़ा गैप या डिफरेंस दिखा रहा है दोनों लेंडर्स की कमेंट्री में। एक तरफ लेंडर थोड़ा सा कॉशियस है, आई मीन अगेन वहां पे ऐसा स्ट्रेस नहीं है होम फर्स्ट में, लेकिन वहां मतलब आप ये बोल सकते हो कि चीजें जहां पे पहले बहुत बेस्ट थी थोड़ी सी अभी चेंज हुई है, थोड़ी सी मैनेजमेंट जो है वहां पे कॉशियस है। यहाँ पे जो लेंडर है बहुत कॉन्फिडेंट है अभी भी, वो कह रहा है थोड़े बहुत चैलेंज आए हैं, मतलब इंडिया शेल्टर का भी आप बोल सकते हो स्पीड ब्रेकर जरूर आया है, लेकिन ये मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है कि ग्रोथ को मेंटेन रख लेंगे, एसेट क्वालिटी हमारा कोई ऐसा चैलेंज है नहीं, ग्रॉस एनपी अभी भी स्टेबल है, डीपीडी बढ़ रहा है उसको हम कंटेन कर लेंगे। प्लस एक और चीज इन्होंने बोला कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को जब आप दूसरी एनबीएफसी से कंपेयर करते हो ना, जो बिजनेस लोन देते हैं या सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन देते हैं, तो उनके पास में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और हमारे पास में एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है इनके पास में? सरफेसी टूल का। सो कंपनी कह रही है हमारे जो कस्टमर, आप डीपीडी का नंबर देख रहे हो 1+ 30+, तो कई सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके इनकम पे इंपैक्ट पड़ता है, बट कस्टमर मेक श्योर करता है कि वो एनपीए बकेट के अंदर मूव ना करे। क्यों ना करे? बिकॉज उसको पता है कि अगर वो एनपीए के अंदर जाएगा तो जो लेंडर है हमारा वो हमारी प्रॉपर्टी को पोजेस कर सकता है, उसके पास में वो राइट है। और इसलिए जो बोरोवर है वो मेक श्योर करता है कि अगर इनकम इंपैक्ट हुआ भी है शॉर्ट टर्म में तो वो एटलीस्ट वहां पे ईएमआई पे करता रहे। हाँ, जो उसकी पेंडिंग ईएमआई है, जैसे वो 1 ईएमआई 2 ईएमआई मिस कर चुका है पुरानी, वो अभी वो पे नहीं कर पाता, तो इसलिए वो 30+ बकेट के अंदर ही रहता है। लेकिन एज एंड व्हेन जैसे उसकी इनकम इंप्रूव होती है, कैश फ्लो थोड़ा सा स्टेबल होता है, तो वो वापस से स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाता है। और कंपनी का कहना है कि हम इसीलिए इतना ज्यादा वरी नहीं है अभी एसेट क्वालिटी को लेकर के, बिकॉज हमने पास्ट में भी रिकवर किया है। अगर कोई कस्टमर एनपीए के अंदर जाता है तो हम वो सरफेसी एक्ट इन्वोक करते हैं। अब 85% केसेस में इनका क्या होता है कि जो बोरोवर है ना वो खुद से आके वहां पे नेगोशिएट करता है, प्रॉपर्टी अपनी किसी फ्रेंड फैमिली को सेल कर देता है और जो भी इनका लोन का अमाउंट है उसको रीपे कर देता है। इस वाले केस में इंडिया शेल्टर कहता है कि हमारा मैक्सिमम 9 से 10% का लॉस होता है, मतलब जो भी अमाउंट का इन्होंने लोन दिया है उसमें 9 से 10% का लॉस होता है, जिसको बोलते हैं लॉस गिवन डिफॉल्ट, एलजीडी जिसको बोलते हैं। फिर कुछ 12 से 15% ऐसे केसेस होते हैं जहां पे इनके जो बोरोअर्स हैं उनका मतलब वो जो प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा फैमिली डिस्प्यूट होता है, मतलब प्रॉपर्टी के 2-3 अलग अलग ऑनर होंगे, बाकी ऑनर्स जो हैं वो कॉपरेट नहीं करते उसको सेल करने के लिए, तो उस केसेस में इंडिया शेल्टर को फिर ये पूरा सरफेसी एक्ट फॉलो करना पड़ता है। 6 से 9 मंथ्स का ऑन एन एवरेज टाइम लगता है इसके अंदर।
और लेकिन इसमें इनको लॉस ज्यादा बेयर करना पड़ता है, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी को ऑक्शन करते हो तो बायर्स को आपको अट्रैक्ट करना है, तो आपको मार्केट रेट से सस्ते रेट पे उसको सेल करना पड़ता है। तो कंपनी का कहना है वहां पे हमारा लॉस जो है वो 20 से 22% बढ़ जाता है। लेकिन 85% केसेस में बोरोवर खुद से आ जाता है, पूरा कॉपरेट करते हैं और वहां पे वो प्रॉपर्टी को सेल करके हमारा अमाउंट दे देते हैं। तो अगर आप इनका ब्लेंडेड एलजीडी देखोगे ना, लॉस गिवन डिफॉल्ट, सो वो अराउंड 11-12% के आसपास रहता है। तो इसीलिए ये लेंडर काफी कॉन्फिडेंट है कि हम अगर लैब में हमारा एक्सपोजर है भी तो भी हमारे पास में बाकी एनबीएफसीज के कंपैरिजन में ये एक टूल है जिसको हम इफेक्टिवली यूज करके अपना लोन का अमाउंट बहुत इफेक्टिवली रिकवर कर लेते हैं। तो ये पूरा डिस्कशन था इंडिया शेल्टर के ऊपर। मतलब ये पूरा कॉन्फिडेंट है एसेट क्वालिटी को भी लेकर के। अगर आप पूरा कॉन कॉल सुनोगे, मैनेजमेंट कहीं कंसर्न नहीं है। इनफैक्ट ग्रोथ पे, यील्ड पे बार बार इनको बोला गया कि आप कट कर सकते हो। मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि सेम ग्रोथ मेंटेन करेंगे, यील्ड भी सेम चार्ज करेंगे। इनका भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग का एडवांटेज है, लगभग 20 बेसिस पॉइंट का Q4 तक मैनेजमेंट बोल रहा है कि कॉस्ट और कम हो जाएगा, यानी स्प्रेड और बढ़ सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी भी ग्रो कर सकती है। ओपेक्स टू एयूएम कॉन्स्टेंटली कंपनी का इंप्रूव होता जा रहा है, वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने का चांस भी नियर फ्यूचर में बना हुआ है। तो ये ओवरऑल आउटलुक था इंडिया शेल्टर का। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है दोनों लेंडर्स के कॉन कॉल के अंदर, कि एक मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉशियस हो गया है, ग्रोथ को लेकर के थोड़ा सा वो रुक गया है, डिसबर्समेंट पे एग्जैक्टली उन्होंने नंबर ही नहीं दिया, वो बोल रहे हैं Q3 के बाद उस पर बात करेंगे। दूसरे लेंडर, इनके लिए भी चैलेंजेस बड़े हैं, बिकॉज पूरी इंडस्ट्री में एसेट क्वालिटी के चैलेंज है, तो इनको भी थोड़ा सा वो फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ये लेंडर उसको काफी इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहा है और इनके लिए इतना सीरियस स्ट्रेस किसी भी एरिया में अभी तक देखने को नहीं मिला है, और ये कॉन्फिडेंट है ग्रोथ वाले पार्ट पे भी एंड एसेट क्वालिटी वाले पार्ट पे भी। तो ये है आपका दोनों के ऊपर आउटलुक। अब अगर हम एक छोटा सा डिस्कशन करें पोर्टफोलियो वाइज, कि फॉर एग्जांपल नॉन लैंडिंग को हटा देते हैं, नॉन लैंडिंग में तो चलो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अगर मैं लैंडिंग, मेरे पोर्टफोलियो में अगर लैंडिंग में एक्सपोजर है, लैंडिंग कंपनीज को मैं होल्ड करता हूं, तो अगर आप 1-1.5-2 साल पहले तक का व्यू देखोगे ना, तो तब तो आप देखोगे बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज में भी आपके माइक्रो फाइनेंस हो गए, ये सब स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 1-2 साल से, ये सारे स्ट्रगल कर रहे थे। तो अगर पोर्टफोलियो वाइज मुझे कहीं पे ज्यादा एक्सपोजर रखना था, तो मेरे पास लैंडिंग में 2-3 ऑप्शन थे। एक एनबीएफसी में मैं एमएसएमई को होल्ड कर सकता था, दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, बिकॉज वहां पे आपको 2-3 अच्छे प्लेयर मिल रहे थे जो 30-35% से ग्रो कर रहे थे, आरओई भी जिनका हाई था, एसेट क्वालिटी में कोई इशू भी नहीं थी, और आगे सेक्टर का टेलविंड भी काफी अच्छा लग रहा था। अब करंट टाइम में अगर आप देखोगे ना, तो चीजें काफी चेंज होती हुई दिख रही है। लैंडिंग स्पेस की अगर हम बात करें, हमने बैंक्स में देखा कि कम से कम 3 से 4 ऐसे बैंक्स अभी दिख रहे हैं करंट टाइम में जो बिल्कुल लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, और उनकी अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छी आने का एक्सपेक्टेशन है अगले एटलीस्ट 1 से 2 साल के अंदर, तो वहां पे री रेटिंग की चांस अच्छी बनती है। माइक्रो फाइनेंस का साइकिल बॉटम बन चुका है, अब तो एसेट क्वालिटी की नहीं, अब बात हो रही है वहां पे ग्रोथ की, कि हर एक प्लेयर जो है वो कह रहा है कि लोन बुक को ग्रो करना है अब हमको। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप डिसबर्समेंट में ग्रोथ देखोगे तो 40-50% की आ रही है ऑलमोस्ट हर एक लेंडर की। तो माइक्रो फाइनेंस का साइकिल आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्जिन वहां पे जब बढ़ने शुरू होंगे तो अर्निंग में एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा, मतलब बहुत हाई अर्निंग ग्रोथ आएगी कंपनी की एटलीस्ट अगले 1-2 साल तक, अगर साइकिल ठीक चला वो, और वो सारे प्लेयर्स भी लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। एनबीएफसी में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है आज के टाइम पे, गोल्ड लोन कंपनीज हैं, कुछ ऐसी डाइवर्सिफाइड कंपनीज है जैसे कैप्री ग्लोबल को अगर आप देखोगे, वो तो होम लोन के अंदर भी है, गोल्ड लोन के अंदर भी है, सब में बहुत हाई रेट पे ग्रो कर रहा है। एलएनटी फाइनेंस भी है जो अगर मुझे थोड़ा सा स्टेबल प्ले करना है, एमएसएमई लेंडर्स भी है। तो आज के टाइम पे अगर मैं देखूं ना, तो 1-2 साल तक, पिछले 1-2 साल से लेकर के आज तक, अभी तक अगर मेरे पोर्टफोलियो में हाउसिंग फाइनेंस का एक्सपोजर ज्यादा था, तो वो इसलिए था माइट भी कि मेरे पास और ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का जो टेलविंड है ना, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एक रीजन इसका ये भी है कि कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। आई मीन, मैं इंडिया शेल्टर को अगर एक्सक्लूड कर दूं ना, तो और कोई भी लेंडर ऐसा दिखता नहीं है कि जिसका बीटी आउट रेट कंट्रोल में हो और अच्छे रेट पे ग्रो भी कर रहा हो, एसेट क्वालिटी का भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और आरओई कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहा हो। बाकी सारे लेंडर्स में ये कोई ना कोई चैलेंज आपको दिखेगा। बजाज हाउसिंग को देख लो, उन्होंने भी अपना ग्रोथ रेट कट कर दिया, बिकॉज उनका भी कहना है कि वो कंपटीशन इंटेंसिटी हमको बहुत देखने को मिल रही है नेशनलाइज बैंक से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो ये सारे इशू हैं हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर। सेक्टर में ग्रोथ है, लेकिन कंपटीशन इंटेंसिटी भी बढ़ गई है, और कुछ स्पेसिफिक एरियाज में एसेट क्वालिटी का भी प्रॉब्लम है। तो अगर आप इसमें इंडिया शेल्टर को एक्सक्लूड कर दो, इसके अलावा कोई खास इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी नहीं आज के टाइम पे पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर। और इसके कंपैरिजन में जो बाकी लैंडिंग स्पेस हमने डिस्कस किया, चाहे बैंक्स हो, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज हो, डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज हो, एमएसएमई एनबीएफसीज हो, सब में बहुत अच्छे टेलविंड्स लग रहे हैं एटलीस्ट अगले 1 से 2 साल के अंदर। तो आज के टाइम पे अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो मतलब चेंजेस करने हो, तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरा एक्सपोजर जो है ना, दूसरे लेंडर्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। बिकॉज वही जो हमने पॉइंट डिस्कस किया
कि एक प्लेयर को छोड़ के आपको कहाँ कोई ऐसा बेस्ट या ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी लगती है पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर। चीजें काफी चेंज हो गई है पिछले एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर से। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वहां पे टेलविंड्स काफी अच्छे हैं, अप साइकिल आ रहा है बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर, जहां पे एटलीस्ट अगला 1-2 साल बहुत अच्छा रह सकता है उन सारे लेंडर्स का। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था, ऑफकोर्स इस पर हमको सोचना चाहिए। बाकी ट्रैकिंग तो कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।